अमेज़न आ गया, इंस्टामार्ट आ गया, ब्लिंकिट है, ज़ोमैटो है, एवरीवन इज़ डूइंग दैट। क्विक कॉमर्स की कितनी नीड है इंडिया में? इंडिया में ना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों को पेशेंस नहीं है किसी चीज़ का। राइडर्स के लिए कहीं भी कुछ वैल्यूएबल नहीं है। राइडर्स अपने स्कूटीज लेते हैं, पूरे दिन काम करते हैं, फिर उनकी अर्निंग आती है। हमारे इंडिया में अभी भी मोर देन 80% राइडर्स को रिस्पेक्ट मिलती ही नहीं है। कंपनी को सर्व भी कर रहे थे डिलीवरी बॉय, वो एक सामान लेके कहीं पे डिलीवर करने जा रहे थे, उसका मांझा से गला कट गया। क्विक कॉमर्स के कारण पिछले साल 2 करोड़ से ज़्यादा किराना स्टोर्स बंद हो चुके हैं, एग्जैक्टली लिटरली। हम जिनको व्यापारी बोलते हैं, वो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है सर, बिकॉज आज के टाइम में एक कहते हैं ऐसा लगता है कि डिलीवरी कंपनीज़ ने इनको एक बंधुआ मज़दूर जैसे गोटले वो बना दिया है कि डेली आओ, 12 घंटे स्कूटी चलाओ और रात में 500 रुपए कमा के जाके सो जाओ। बिल्कुल। सो हज़ारों करोड़ लोग रिलीज़ करके बैठे हैं। 1 साल पहले आई कंपनी ई-वाहन क्या डिफरेंट कर रही है? सर बेसिकली हमारा जो बिजनेस मॉडल है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, सो हेलो गाइस, वेलकम टू करो स्टार्टअप। आज का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज़ ईवी एंड क्विक कॉमर्स। और आज पूरे इंडिया में सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट जेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, हर कंपनीज, अमेजन, एवरी कंपनीज इंडिया नाउ बिकमिंग अ क्विक कॉमर्स कंपनी। सबको 10 मिनट में ही डिलीवरी करनी है। एंड नाउ we are sitting with a founder. His product is very unique. He is trying to disrupt the market in EV category. बट सबसे अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना इनके डार्क स्टोर हैं, ना इनके डिलीवरी पार्टनर्स हैं, बट फिर भी ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को टक्कर दे रहे हैं। इतने कम एज में उन्होंने 25 करोड़ से ऊपर की कंपनी बनाई है इन जस्ट 1 ईयर। एंड बंदे की जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो जानेंगे उनसे ही उनकी जवानी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू करो स्टार्टअप गौरव। थैंक यू मन जी। जानना चाहता हूँ कि आप पहले अपने बारे में बताइए, शुरुआत कहाँ से हुई और एग्जैक्टली में आपकी कंपनी करती क्या है, क्या नाम है, एवरीथिंग ब्रीफ। तो बेसिकली मेरा नाम गौरव मिश्रा है और मैं नोएडा से बिलोंग करता हूँ। मैंने कंपनी स्टार्ट की है ई वाहन। बेसिकली मैं एक बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप जिसे कहते हैं, प्रॉपर एक एंटरप्रेन्योर हूँ। जब मैं 19 ईयर्स की एज में था, तब से लेके अभी तक मैंने बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज में बिजनेस कर रखे हैं। जब आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको आपके पॉडकास्ट पे बताना चाहूंगा कि जब ब्लिंकिट हमारा ग्रोवर स्टार्ट भी नहीं हुआ था, मैंने उस टाइम अपना ddstores.in के नाम से एक स्टार्ट किया था वेबसाइट, जिसमें हम विद इन 24 आवर्स डिलीवरी प्रोवाइड करते थे। बट कुछ बिकॉज ऑफ द फंडिंग, बिकॉज उस टाइम हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो उस टाइम बिकॉज ऑफ हाई डिमांड ऑफ फंड्स वो बिजनेस मुझे क्लोज करना पड़ा। आफ्टर दैट मैंने मैंने अपना एक कॉल सेंटर भी रन किया सेक्टर 3 में, नोएडा में ही। वो भी अच्छा रन हुआ, बट आफ्टर सम टाइम बिकॉज उसमें भी फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, तो वो भी क्लोज हुआ। फिर मैंने और भी 2-3 बिजनेसेस करे। आफ्टर सो मेनी फेलियर्स मेरे को ई वाहन मिला, मैंने ई वाहन स्टार्ट किया। ई वाहन में एक कैटेगरी है, बहुत वाइड है अगर आप देखें, बिकॉज आज के टाइम में ना ईवी सेक्टर बूम पे है, जबकि ये स्टार्ट 2013 से हुआ था। 2013 से ही ईवी राइट। सेक्टर इंडिया में, बट इसको 11 साल लग गए बूम पे आते आते, बिकॉज कोई भी ऐसी कंपनी या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट अभी तक सस्टेनेबल नहीं रहा है जो कि लोगों को उस तरह से फैसिलिटेट करे, या हमारे ईवी मार्केट में उस प्रोडक्ट के थ्रू हम कुछ नया कर पाए। इसलिए मैंने ई वाहन स्टार्ट किया। अब मेरे बिजनेस मॉडल में सबसे बड़ा चैलेंज जो हर एक मिडिल क्लास के फाउंडर या एंटरप्रेन्योर के पास आता है कि फंड कहाँ से लाएं। फंड जो सबसे बड़ा इशू रहता है। तो मैंने इसमें एक यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी और एक बिजनेस आइडिया लगाया कि मैंने स्कूटीज परचेज करी, लेकिन खुद नहीं। मैंने कस्टमर्स को बोला कि आप स्कूटी परचेज करिए और ये स्कूटी मुझे आप रेंट पे दे दीजिए। मैं आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेंट प्रोवाइड करूंगा फॉर 3 इयर्स, मीन्स आपका प्रॉफिट है उसमें। उसके बाद मैंने अपने राइडर्स हायर करे डिफरेंट स्टेट्स के। बहुत ही ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे इंडिया में, और जो मैंने कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी बाहर देखी थी राइडर्स के साथ, इसी रीजन की वजह से मैंने बाहर से राइडर्स हायर करे, उनको अकोमोडेशन, पीजी, लिविंग सारी फैसिलिटीज दी। और वो हमारे स्कूटर्स यूज करके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, जितनी भी लास्ट माइल डिलीवरीज कंपनी है या कुरियर डिलीवरी कंपनीज है लाइक फ्लिपकार्ट, एक्सप्रेस बीस, इन पे वो पैकेट डिलीवर्स करते हैं। जैसा आपने बोला कि आपकी खुद की बाइक नहीं है, जी। राइट? आप बाइक कहीं और से लेते हो, तो सिंपल भाषा में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाओ कि एग्जैक्टली में ये कैसे काम करता है और आपका प्लेटफॉर्म है एज अ राइडर, अगर मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ तो कैसे अवेल कर सकता हूँ आपकी product? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहूंगा कि मार्केट में प्रॉब्लम क्या है। अब सब बोलेंगे कि इस पे प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं, बिकॉज सब कंपनी कर रही है। अगर मैं एग्जांपल लूं, एक दो कंपनी का लाइक जिप है, ईवीज है, और आपको मार्केट में हर जगह रेंटिंग का ऑप्शन मिलेगा। बट द थिंग इज, सब कंपनीज
कस्टमर्स के पर्सपेक्टिव से अच्छा कर रही है, उनको डिलीवरीज टाइम टू टाइम मिल रही हैं, बट राइडर के पर्सपेक्टिव से क्या? अगर आप देखोगे चाहे कोई जिप कंपनी हो या ईवीज हो, या मैं किसी के बारे में कुछ बोलूंगा नहीं, बिकॉज एवरीवन इज डूइंग ग्रेट, सबका अपना पर्सपेक्टिव है, बट राइडर्स के लिए कहीं भी कुछ वैल्यूबल नहीं है। राइडर्स अपने स्कूटीज लेते हैं, पूरे दिन काम करते हैं, फिर उनकी अर्निंग आती है, बट एक स्ट्रक्चर नहीं है उनके लिए। उनको बोल दिया जाता है कि आप ये स्कूटी लो और आपका दिन का 200 रुपये रेंट है, 150 रुपये रेंट है, आप ये स्कूटी लेके मार्केट में चले जाओ। उसके बाद अब चाहे आपका दिन में काम हो चाहे ना हो, चाहे बारिश आ जाए, चाहे आप खड़े रहो, बट आपको एट द एंड वो आगे पेमेंट करनी पड़ेगी। तो राइडर्स, अब बेचारे राइडर, आपने देखा होगा कि राइडर्स एक होते एम्प्लॉई हैं, बट उनको एम्प्लॉय की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है। हमारे इंडिया में अभी भी मोर देन 80% राइडर्स को रिस्पेक्ट मिलती ही नहीं है, चाहे कितने भी एजुकेटेड हो, चाहे कैसे भी हो। तो बेसिकली द प्रॉब्लम इज, हमने राइडर्स के लिए बेनिफिट दिए हैं, हमने अपना कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही लेस मार्जिन रखा हुआ है, वो भी तब जब राइडर्स अपने एंड से कुछ एक्स्ट्रा में अर्न करके दे, अदरवाइज जो भी अर्निंग है सब राइडर की अर्निंग है। तो क्विक कॉमर्स ऑब्वियसली बूम पे है और हर बंदे को 10 मिनट में डिलीवरी करनी, कोई 15 कर रहा है एंड समवन इज क्लेमिंग कि मैं 8 मिनट में कर रहा हूँ, 60 मिनट में कर रहा हूँ। बट इस रेस में कहीं न कहीं जैसे आपने बोला कि राइडर को हम भूल जाते हैं। अब उस बंदे को 10 मिनट में प्रोडक्ट डिलीवरी करनी है, बट एट एट द एंड ऑफ द मंथ जब वो रियलाइज़ करता है कि मैं कुछ 10,000, 15,000, 20,000 ही कमा पा रहा हूँ, अपनी लाइफ को रिस्क में लेते हुए, उस चैलेंज के बारे में बताइए? बेसिकली मैं बताता हूँ, जैसे जो राइडर है ना, वो एक, हम लोग कहने को कि चलो बहुत छोटी जॉब है इंडिया में समझते हैं, बट जो जैसे आपने बोला ना 10 मिनट डिलीवरीज या क्विक कॉमर्स डिलीवरीज, उसके वो बैकबोन है। कोई भी कंपनी कितना भी फंड लेके मार्केट में आ जाए, अगर ये राइडर्स नहीं होंगे तो वो क्विक डिलीवरीज पॉसिबल ही नहीं है। और सबसे बड़ा चैलेंज, चाहे जो भी कंपनी अभी क्विक कॉमर्स ला रही है, अभी तो हर एक कंपनी ला रही है सर, बट वो अपने राइडर्स भी हायर नहीं कर सकती है, बिकॉज उसमें लार्ज नंबर ऑफ राइडर्स चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ। पहले ब्लिंकिट या फ्लिपकार्ट या कोई भी कंपनी, वो सर 3-4 ऑर्डर्स लेके जाती थी एक बार में डिलीवर करनी, बट अब तो एक राइडर एक ही पैकेट लेके जाएगा। और जैसे सर मेट्रो सिटीज में आपको पता है कितने ज्यादा अपार्टमेंट्स हैं, हाउस, इतने ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो ऑर्डर की जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स है वो वैल्यू ज्यादा है। तो इस वजह से राइडर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, बट यहाँ मेन प्रॉब्लम है कि राइडर्स को स्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे हम लोग। हम राइडर को जॉब दे रहे हैं, जॉब, नंबर ऑफ जॉब्स बढ़ रहे हैं, बट स्ट्रक्चर कहाँ है? राइडर्स को आप बेटर अर्निंग कैसे दोगे? और सर सबसे बड़ी चीज ये है कि ये तो लेबर क्लास की जॉब हुई ना, कि आपने राइडर को बोला कि आप काम करो, बस पैसे कमाओ, बट उस पैसे का आपको यूज कैसे करना है, आपकी लाइफ कैसे स्टेबल होगी? सिक्योरिटी नहीं है। एग्जैक्टली आज आप काम कर रहे हो, कल नहीं करोगे, आज आपके पैर में चोट लग गई, गिर गई, तो आप ऑफ, कुछ एक्स्ट्रा इनकम नहीं है। सर दैट इज द रीजन हमने अपने राइडर को फुल टाइम एम्प्लॉय रखा हुआ है। जैसे एक बड़ी एमएनसीज में एम्प्लॉयज होते हैं, हमने अपने हर एक राइडर को वो प्रायोरिटी दी है। हमारा हर एक राइडर सीना तान के बोलता है कि वी आर अ फुल टाइम एम्प्लॉय, वी आर नॉट अ इंडिपेंडेंट राइडर और एनीथिंग एल्स, वी आर नॉट अ डिलीवरी बॉय, वी आर सर्विंग फॉर द कंपनी। एज अ फाउंडर जो इस कैटेगरी में काम कर रहा है और मैं अब यूजर के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल पहले 30 मिनट में या फ्लिपकार्ट 1 दिन में करता है, अमेज़न प्राइम 1 दिन में डिलीवरी करता था। अब एज अ पर्सन आप इम्पेशेंट हो गए हो। इंडिविजुअली मैं खुद की भी बात करूँ, व्हेन आई ऑर्डर ऑन ब्लिंकिट समथिंग, जब वो 15-20 मिनट दिखाता है तो मुझे लगता है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, 20 मिनट, 25 मिनट, एंड मैं खुद भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि 10 मिनट के अंदर ही आ जाए या 8 मिनट के अंदर आ जाए। सो एज अ पर्सन हम वो इम्पेशेंट होते जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि उसके पीछे कितने लोग हैं, डिलीवरी पार्टनर जो अपना रिस्क लेके 10 मिनट में आपको ऑन टाइम डिलीवरी कर रहा है। तो वो क्यों हो रहा है? आपको लगता है कि एग्ज़ैक्टली में इसकी नीड भी है? और जिस तरह से हर कंपनी क्विक कॉमर्स में आ रही है, फ़ोनपे हैज़ नाउ कम अप विथ पिन कोड, अमेज़न आ गया, इंस्टामार्ट आ गया, ब्लिंकिट है, ज़ोमैटो है, एंड एवरीवन इज़ डूइंग दैट। तो क्विक कॉमर्स की कितनी नीड है इंडिया में? सर मैं बताता हूँ, देखिए हमारे इंडिया में ना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों को पेशेंस नहीं है किसी चीज का। आई थिंक टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग, दैट इज टू गुड, बट टेक्नोलॉजी के साथ साथ कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। जैसे आपको पता है, इसकी वजह से जो लोकल वेंडर्स हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम अपना ही एग्जांपल दें आप लोगों को, कि अगर हमारे से घर के नीचे कोई जनरल स्टोर है, हम उनसे परचेज ही करते हैं, हम सीधा ब्लिंकिट से ऑर्डर करते हैं, क्योंकि हमारा माइंडसेट है कि कौन नीचे जाएगा, कौन अब ऑर्डर करेगा, इससे बढ़िया आप, और सब प्राइसिंग का भी इशू है। इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा कि कंपनीज ने बहुत ज्यादा एफर्ट डाले हैं, चाहे वो ब्लिंकिट हो, फॉर्मर ग्रोफर्स थी, वो जेप्टो है, अभी जितनी भी कंपनीज है वो बहुत एफर्ट डाल रही हैं, वो इतने डार्क स्टोर्स खोल रही हैं। वो कस्टमर्स को आज के डेली लाइफ में सर टाइम का बहुत वैल्यू है। हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ, पहले सर क्या होता था, लोग मॉल जाते थे शॉपिंग करने के लिए, बट जब फ्लिपकार्ट आया, मॉल्स की 50% सेल्स गिर गई, बिकॉज लोगों को घर पे बैठ के सारा सामान चाहिए। और ऐसे में ब्लिंकिट जब आया, क्वालिटी दे रहा है, अश्योरेंस दे रहा है, तो ऑब्वियसली चीजें सर लोग उसके तरफ मूव कर रहे हैं। तो आप 25-26 साल के एज में इतनी बड़ी-बड़ी कंपनी जो 10,000 20,000 करोड़ फंड रेज़ करके बैठी है,
करोड़ों कस्टमर्स हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या आप अलग करो जो आप इनको टक्कर देने की क्षमता रखते हो? और कब तक आपको लगता है कि आप एक मार्क बना पाओगे इस कैटेगरी में? सर सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरी एज 23 है। ओह! अमेज़िंग। और सेकंड थिंग कि सर देखिए, मेरा ये मानना है कि बिज़नेस के लिए पहली बात तो कोई एज मायने रखती नहीं है। हमारे अंदर जुनून होना चाहिए, और जितने भी मेरे आस-पास के लोग हैं वो मुझे एक अग्रेसिव एंटरप्रेन्योर कहते हैं। सर मेरा ये मानना है ना कि आपको मार्केट में ज़्यादा फंड लेके आने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको कुछ बूम करना है, या आपको कुछ बड़ा इनोवेट करना है। आपके पास बस स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, टीम बिल्डिंग मैनेजमेंट होना चाहिए। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने जब ये ईवान स्टार्ट किया था, मैं अकेला खड़ा था। मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा था सर। मेरे ऊपर उस टाइम एटलीस्ट 30 टू 40 लैक्स का डेब्ट था, और सर डेब्ट भी ऐसा कि मैं अकेले सब चीज़ मैनेज कर रहा था। बट सर मैंने स्ट्रैटेजीज़ बनाई। मैंने उस टाइम भी, मेरे को सर ये था कि मार्केट में कुछ अलग करना है और जिससे लोगों को बेनिफिट मिले। सर कंपनीज़ अपने लिए बेनिफिट अगर कमाना हो तो सर बहुत सारी चीज़ें हैं। बट लोगों को हम क्या बेनिफिट दे सकते हैं? एट द एंड अगर मैं रहूँ ना रहूँ, लोग मुझे कैसे याद रखेंगे? हुँ, तो उसी वजह से फिर मैंने ईवान को लॉन्च किया। और सर अभी हमारे पास करंटली 200 से ज़्यादा स्कूटीज़ है हमारी फ्लीट में, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं नोएडा की बात कर रहा हूँ सर। अभी मेरे को 3 मंथ्स प्रॉपर हो गए हैं, और 25 सीआर की मेरी करंट वैल्यूएशन है कंपनी की। हमारे पास मोर देन 350 राइडर्स हैं, सारे अलग। हम डेली 600 से ज़्यादा डिलीवरीज़ परफ़ॉर्म करते हैं, हुँ। वो भी A1 कैटेगरी में सर। डोर टू डोर डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी, ओपन बॉक्स डिलीवरी, हमारे राइडर्स सारे बहुत क्वालिटी के साथ परफ़ॉर्म करते हैं। तो कोई कॉमर्स बूम तो हो रहा है, जैसे मैंने बोला हर चीज़ के प्रोज़ एंड कॉन्स हैं, अच्छी चीज़ भी है, डार्क साइड भी है। और सबसे जो एक डार्क साइड है जो लोग अभी एड्रेस नहीं कर रहे हैं, किराना स्टोर्स। तो इंडिया इज़ ऑल अबाउट एमएसएमई, 6 करोड़ से ज़्यादा एमएसएमई हैं, ऑलमोस्ट 7 करोड़। वहाँ पे कोई कॉमर्स के कारण पिछले साल 2 करोड़ से ज़्यादा किराना स्टोर्स बंद हो चुके हैं, एग्ज़ैक्टली। लिटरली। तो इन चीज़ों के बारे में वो 2 करोड़ लोगों का रोज़गार वहाँ से गया। एटलीस्ट 2 लोग भी काम कर रहे होंगे हर किराना स्टोर पे, तो एटलीस्ट 4 करोड़ लोगों का वहाँ पे रोज़गार गया। किसी को जॉब मिली तो किसी की जॉब गई, राइट? एंड उन चीज़ों के बारे में लोग बात नहीं करते, तो व्हाट आर योर टेक ऑन दैट? लोग फास्ट हो रहे हैं, डिलीवरी हो रही है, बट कई लोग अपनी जीविका भी खो रहे हैं इस चीज़ में। एग्ज़ैक्टली। सर देखिए, ये मेरा भी मानना है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जो लोकल वेंडर्स हैं, ये तो जो छोटे, हम जिनको व्यापारी बोलते हैं, वो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है सर। बिकॉज़ आज के टाइम में एक कहते हैं निब पेन की निब से लेके सर आप कोई भी प्रोडक्ट लोगे सब अवेलेबल है। आज के टाइम में सर पहले हमें लगता था कि सिर्फ़ ग्रोसरीज़ आएँगी, बट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और सर क्लॉथिंग भी, तो 10 मिनट में क्लॉथिंग आपके घर पहुँच जाएगी। हुँ, तो सर जिनके पास फंड है वो तो हर एक बिज़नेस में अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। बट लोकल वेंडर्स के लिए ऑनलाइन जाना बहुत ज़रूरी है। मेरा ये मानना है कि हमें कुछ इनिशिएट्स करना चाहिए, या कुछ कंपनीज़ ऐसी आएँ जो कि लोकल वेंडर्स को ऑनलाइन लेकर आएँ। बट हुँ। द थिंग इज़ वहाँ पर सर चैलेंजेस हैं उनको एजुकेट करने का, उनको ट्रेन करने का। आपने खुद बोला 2000 कोई कॉमर्स 2013 से चल रहा है। हज़ारों करोड़ लोग रिलीज़ करके बैठे हैं। 1 साल पहले आई कंपनी ईवान क्या डिफरेंट कर रही है जो आपको लगता है कि बड़े-बड़े कंपनीज़ को टक्कर दे रही है? एग्ज़ैक्ट में बिज़नेस मॉडल आपका क्या है? सर बेसिकली हमारा जो बिज़नेस मॉडल है ना वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। देखिए, अभी मार्केट में जो भी ईवी सेक्टर में कंपनीज़ है जो लास्ट माइल डिलीवरी परफ़ॉर्म कर रही है। लास्ट माइल डिलीवरी मीन्स जो भी ज़ोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट या जो भी एक ई-कॉमर्स कंपनीज़ है उसमें डिलीवरीज़ परफ़ॉर्म करती हैं। उनको हम लास्ट माइल डिलीवरी बोलते हैं। तो सर वो कंपनीज़ रैंकिंग मॉडल पर हैं, हुँ, और ले रैंकिंग सर अभी होता क्या है कि चाइना से स्कूटीज़ आती हैं और यहाँ असेंबल होती हैं, तो वो बहुत लो कॉस्ट में आती हैं। तो उसकी वजह से हर कंपनी एक स्कूटी खरीद के लास्ट माइल डिलीवरी स्टार्ट कर देती है, बट ओनली फॉर द रेंटिंग मॉडल। हुँ, हमारी कंपनी सर रेंटिंग मॉडल में मैं आपको छोटा-सा ऐड करना चाहूँगा। अगर आपका रेंटिंग मॉडल है, तो राइडर आपका नहीं है सर। अगर आप डिलीवरीज़ परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो आपका डिलीवरी से कोई लेना-देना नहीं है, और राइडर इंडिपेंडेंट है। वो अगर अच्छी डिलीवरी करेगा, खराब करेगा, कुछ भी मिसहैपनिंग होती है, वो उसकी हेडेक है। हुँ, ठीक है? बट द थिंग इज़ हमारे में सर क्या प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, हम ज़िम्मेदारी लेते हैं। हुँ, ज़िम्मेदारी हम ऐसे लेते हैं कि हम एज़ अ वेंडर हैं, हम एज़ अ डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर हैं। मैंने ई-वाहन को कभी भी स्कूटी सेलिंग कंपनी नहीं बनाई है। ई-वाहन इज़ नॉट अ स्कूटी सेलिंग कंपनी, मैं हर बार बोलता हूँ। ई-वाहन इज़ अ डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी। जो भी आपकी 10 मिनट डिलीवरीज़ होती हैं, या आपकी लास्ट माइल डिलीवरी, कोरियर डिलीवरीज़ होती हैं, ई-वाहन उसको परफ़ॉर्म करता है। अब हम क्या करते हैं सर, हम हमारे जो फुल टाइम के राइडर्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे काम करते हैं। लाइक मैंने 2 पार्ट्स में बाँट रखा है। एक आपका कोरियर डिलीवरी और एक आपका लास्ट माइल डिलीवरी। अलग-अलग ऐसा हमारे राइडर, अब आप बिलीव नहीं करोगे, डेली बहुत सारे राइडर ऐसे हैं जो 1200, 1500, 2-2 हज़ार काम करके देते हैं। तो उनकी लाइफ फिर ऑलरेडी स्टेबल है। प्लस उनको सर ना अपने फूड पे वो स्पेंड करना है, ना लिविंग के ऊपर, ना उनको कोई टेंशन है। तो वो लोग ईज़िली अपनी लाइफ जी रहे हैं, और एक अच्छे स्टैंडर्ड के साथ। मैं ये और बोलना चाहूँगा कि सर हम जो फूड देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम राइडर्स को
लेबर क्लास का फूड दे सर, होम कुक्ड फूड, एकदम सारी फैसिलिटीज, वॉशिंग मशीन, टीवी, कि वो एक घर जैसा माहौल पाएं। उनको सुबह उठना है, खाना खाना है और अपने काम पे जाना है, और रात को आके फिर खाना खा के सो जाना है। उनको कोई हेडेक नहीं लेनी। जबकि सर नॉर्मल जो यहाँ राइडर रहते हैं, वो बेचारे अपना घर साफ करते हैं या नहीं भी कर पाते हैं, अपने कपड़े धोना, अपने अपने लिए खुद खाना बनाना, सर ऐसे में इंसान क्या काम करेगा? वो 12-12, 14-14 घंटे काम करते हैं। आप उनकी लाइफ समझिए, और उसके बाद भी वो 12,000 रुपए ही कमा पा रहे हैं। क्योंकि सर अगर कोई मेट्रो सिटी में रह रहा है, तो चाहे कैसी भी स्थिति में रहे, उसको उतना स्पेंड देना ही पड़ता है। बट हमारे राइडर को तो हम वो अमाउंट फिक्स दे रहे हैं, आपको कोई खर्चा नहीं करना। प्लस वीकली इंसेंटिव्स देते हैं सर, हम बोनसेस देते हैं अगर आप 26 डे वर्किंग हो तो। अच्छा, वो तो आपने बोला 12-15,000, दैट्स द रियलिटी ऑफ द मार्केट। पैसा नहीं बना पाते हैं डिलीवरी पार्टनर, अपने लाइफ को भी रिस्क में डाल रहे हैं। तो कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल ब्लिंकिट की बात करो, तो उनके जो राइडर्स हैं वो कितना पैसा बनाते हैं कंपैरेटिवली आपकी कंपनी के थ्रू राइडर्स कितना पैसा बना पाते हैं? सर देखिए, पैसा बनाना हमारी कंपनी में बनाना डिफरेंस है ना। सर जो ब्लिंकिट है या जो भी राइडर्स हैं, जो इंडिपेंडेंट राइडर हैं, सर उनके लिए प्रॉब्लम मैं बताता हूँ। पेमेंट कहने को हमारे मार्केट में सर क्या होता है ना, ये हमारे इंडिया में लोग टॉप ऑफ द लाइन को कैलकुलेट करते हैं। बट आप अदर कंट्रीज में देखोगे, तो वो बिलो को एज अ बेंचमार्क मानते हैं कि बिलो। अब सर इंडिया में अगर किसी राइडर ने 50,000 कमा लिया, 40,000 कमा लिया, तो उसको सर बहुत ज्यादा हम समझते हैं कि हर राइडर उतना कमाता है। बट इन रियलिटी सर ऑन एन एवरेज 15 से 20,000 रुपए ही है। उसके बाद से उसकी बाइक की मेंटेनेंस रहती है, जो नॉन ईवी पे है, बाइक की मेंटेनेंस। और अगर ईवी पे भी है तो सर डेली अगर 200 रुपए भी रेंट है, तो महीने का 6,000 तो रेंट ही है। और उसके बाद अगर सर रास्ते में गिर गया, कहीं कुछ भी हो गया, सर मिस हैपनिंग कहीं भी हो सकती है, तो उसका अलग। लेकिन अगर जो हमारे राइडर्स हैं सर, वो फुल टाइम एम्प्लॉई हैं। अगर आज बारिश हो रही है या धूप हो रही है, तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं जा पा रहे काम पे, तो सर उनकी सैलरी डिडक्ट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं गिर गया, मुझे कुछ हो गया, तो कंपनी खड़ी है। सर अभी दिल्ली में केस हो गया था, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा। वो एक कंपनी को सर्व कर रहे थे डिलीवरी बॉय, वो एक सामान लेके कहीं पे डिलीवर करने जा रहे थे, उसका मांजा से गला कट गया। सर कंपनी ने 20 लाख का इंश्योरेंस दिया था कि 20 लाख का इंश्योरेंस है, बट सर 1 रुपए का क्लेम नहीं दिया। और आप ये ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। अब उन्होंने ये बोला कि ये आपकी वजह से है, आपने देखा नहीं आगे। सर चलिए, मैं कह रहा हूँ कुछ भी रीजन हो, बट उस राइडर की तो लाइफ खराब हो गई, उसके गले की सर्जरी होनी थी। बट अगर वो एक एम्प्लॉय होता कंपनी का, सर वो क्लेम कर सकता है, वो लेबर कोर्ट जा सकता है, वो कोर्ट में जाके कंपनी के लिए नोटिस जारी कर सकता है, अगर कंपनी हेल्प नहीं करेगी तो। तो सर हमारा राइडर स्टेबल है। पूरे इंडिया में 20 मिलियन से ज्यादा राइडर्स हैं अलग-अलग, लेकिन सर कम्युनिटी किसी की नहीं है। सब इंडिपेंडेंट है, सब अपने लिए जी रहे हैं, सब अपने लिए मर रहे हैं। सुबह उठ के अपने लिए पैसा कमाना है। बट सर मेरे पास अगर 200 राइडर ही हैं, 300 राइडर है, सर वो कम्युनिटी है। हर राइडर एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। उसको पता है कि हम ई-वाहन के एम्प्लॉयी हैं। अगर एक राइडर पे प्रॉब्लम आती है, तो सर सारे राइडर भाई की तरह खड़े रहते हैं। सर ये कम्युनिटी बनाई है मैंने। सही बात आपने बताई। ऐसा लगता है कि डिलीवरी कंपनीज़ ने इनको एक बंधुआ मज़दूर जैसे गोट वो बना दिया है कि डेली आओ, 12 घंटे स्कूटी चलाओ एंड रात में ₹500 कमा के जाके सो जाओ। बिल्कुल। सो ना जॉब सिक्योरिटी है, ना आप उनको इंश्योरेंस दोगे एंड आपकी पूरी कंपनी का जो फाउंडेशन है उनके थ्रू ही कर एग्ज़ैक्टली सर। और सर वो बेचारे मजबूरी में काम करते हैं। हुँ, करेंगे क्या और? ऑप्शन नहीं है उनके पास। बिल्कुल। तो अभी जो करंट स्टेट है, मैं डिलीवरी पार्टनर की बात करूँ, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कंपनीज़ यूजुअली नहीं कर रही हैं और आपका सजेशन ऑब्वियसली यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, बट आपको ऐसी चीज़ें आपको लगता है कि हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि उनकी लाइफ और बेटर हो पाए? नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, ऑब्वियसली पैसा तो तो मैं देखिए, जैसे अगर एक एमएनसी कंपनी होती है, हुँ, या मैं एमएनसी ना, मैं नॉर्मल लेवल की कंपनीज़ की बात करूँ, वहाँ अगर एम्प्लॉयी है, तो सबसे पहले सर उसका ईएसआईसी पीएफ होता है। हुँ, और अगर कभी आपने एम्प्लॉयी को ले ऑफ कर दिया है, सर अब हुँ, तो बहुत सारी कंपनी अलग-अलग रूल्स लाती हैं, बट एक कहते हैं कि जो एक एवरेज रूल्स होता है, या जो सर एक, आप अगर माने कि अगर कोई कंपनी किसी एम्प्लॉयी को अगर फायर कर देती है, तो वो एम्प्लॉयी कोर्ट में उसके लिए अपील कर सकता है। हुँ, वो कंपनसेशन के लिए पूरा हकदार है कंपनसेशन का। बट अगर आप राइडर्स की बात करो, तो सर अगर किसी राइडर को आपने आज निकाल दिया कि भाई आज तू मेरा काम नहीं करेगा, तो उसका क्या सर, वो तो अब कहीं और जाके काम करेगा। हुँ, प्लस सर आपने ना उनका माइंडसेट ही बना दिया है कि या तो इस कंपनी में 10,000, या तो उस कंपनी में 10,000, या तो उस कंपनी में 10,000। राइडर का यही माइंडसेट है सर। राइडर कभी भी 10,000 से 50,000 नहीं सोच सकता है, हुँ, बिकॉज उसको पता है कि यहाँ मैं 10 कमाता था, वहाँ 11 कमा लूंगा। हुँ, पर कब? जब मैं ज्यादा मेहनत करूंगा। सर आप उसको कुछ सिक्योरिटी तो दोगे कि भाई चलो, अगर तुम्हें कुछ होगा तो तुम्हारे लिए कंपनी खड़ी है। सर हमने अपनी कंपनी में हर राइडर को अश्योर कर रखा है कि अगर 3 महीने तक जो भी स्टेबल रहेगा, 3 महीने बाद उसको ईएसआईसी, पीएफ सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। सर एक तरह से ये उसका सेविंग ही तो है, जो बुरे वक़्त में उसका काम आएगा। सर आप एक चीज़ देखिए, कोविड में इतने लोग बेरोज़गार हो गए, इसी वज़ह से तो, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी नहीं है। हुँ, बट
ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, लास्ट माइल डिलीवरी है, ये एक अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए। मैं सर गाँवों में जाता हूँ कैंपिंग के लिए, वहाँ से राइडर हायर करने के लिए, तो आप बिलीव नहीं करोगे, गाँव के लड़कों को सर 12,000 10,000 अगर आप दोगे, वो खुशी-खुशी 14-14 घंटे काम करने को रेडी हैं। बिकॉज़ उन्हें सर पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है आगे लाइफ में। और वो लोग हमारे यहाँ पर आ रहे हैं सर, दिन के 18-1800 रुपए कमा के दे रहे हैं। तो वो भी सर अपनी सैलरी 30,000 35,000 ऐसे बनाते हैं। हमारे पास सर कुछ राइडर ऐसे हैं जिनको फ्लिपकार्ट की जो डिलीवरी वेंडर्स हैं, उन्होंने खुद एप्रिशिएट करा है। कुछ-कुछ राइडर 2200 रुपए दिन का काम करके करके देते हैं प्रैक्टिकली। मतलब सर इसमें कैपेसिटी है, आप अच्छा कर सकते हो, बट आपको मैं जब तक स्ट्रक्चर नहीं दूँगा तब तक आप कैसे अच्छा करोगे? तो कहीं न कहीं मैं समझूँ तो आप एक तरह से मैन पावर कंपनी हो, अगर मैं टेक्निकली बताऊँ। जी, तो जैसे हर कंपनीज़ तो कोई कॉमर्स में जा रही है, ऑब्वियसली फिर डिलीवरी ज़्यादा होंगी और डिलीवरी ज़्यादा करने के लिए हमें लोग चाहिए होंगे, डिलीवरी पार्टनर चाहिए होंगे, ऑल द विद द स्कूटी, राइट? तो आपको क्या लगता है इतने कितना बड़ा मार्केट है अभी, कितने डिलीवरी पार्टनर्स हैं इंडिया में और अगले 4-5 सालों में मार्केट के बारे में बताइए और आप कितना टैप करने वाले हो और सर कैसे करने आप बिलीव नहीं करेंगे, आने वाले टाइम में जिस हिसाब से ये क्विक कॉमर्स बढ़ रहा है, सर हर एक चीज़ 10 मिनट्स में मिलेगी। और सर पहले क्या कॉम्पिटिशन होता था कि प्राइसिंग कौन कम देगा। सर जब हुँ, ग्रोफर्स लॉन्च हुआ था, तब ग्रोफर, बिग बास्केट जो टाटा प्रोडक्ट अब बहुत गया है, उनके बीच कॉम्पिटिशन चलता था कि यहाँ पे प्राइस ज़्यादा है, यहाँ पे प्राइस कम है। बट अब क्या देखते हैं कि कौन जल्दी पहुँचा रहा है। अब सर प्राइसिंग का तो गेम ही खत्म है पूरा। हुँ, अब लोगों ने डार्क स्टोर्स खोल लिए हैं, वेयर हाउसेस ओपन कर लिए हैं, अब जल्दी-जल्दी डिलीवरी चाहिए। पहले ग्रोसरी होती थी सर, अब तो हर एक चीज़ की है। तो मार्केट बढ़ रही है सर, और ये मार्केट ऐसी है नेवर एंडिंग, मतलब कभी खत्म नहीं होगी। कल को 5 मिनट में डिलीवरीज़ होंगी, 2 मिनट में डिलीवरीज़ होंगी सर, इसमें और कुछ अलग तो कर नहीं सकते हैं। तो आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि हमें एक्टिव डिलीवरी बॉयज़ चाहिए, और जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ेंगे उतने डिलीवरी बॉयज़ की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। हुँ, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा सर, मेरी जो कंपनी है इवान, जैसे आप अभी कह रहे थे मैन पावर कंपनी, सर ये मेरा मोटिव लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। हुँ, मेरा सर मोटिव है, जैसे मेरे को एक राइड शेयरिंग कंपनी फॉर्म करनी है। हुँ, और अगर मैंने से थोड़ा-सा, जैसे हर किसी का अपना बिज़नेस करने का वे होता है। मैं ज़्यादा नहीं, मतलब एक थोड़ा-सा अपना एलॉबरेट करना चाहूँगा स्टोरी। जैसे कोई भी कंपनी सर अगर फंड लेके आती है मार्केट में, जैसे रैपिडो आई थी, या आपकी ओला ने अपना बाइक लॉन्च किया था, उबर ने लॉन्च किया था, सर इनके पास फंड था। तो इन्होंने एप्लीकेशंस बनाई, अलग-अलग राइडर्स को हायर किए और पेट्रोल पे राइड शेयरिंग कराई। सर आपने एक चीज़ देखा होगा कि कभी भी राइड शेयरिंग ईवी पे नहीं हो रही है। हो रही है, बट ओनली 2 टू 3%। हुँ, उसका रीज़न क्या है? सर 2 सेगमेंट में ईवी आता है। जो सबसे लो क्वालिटी सस्ती ईवी आती है, उसकी क्वालिटी नहीं होती है। हुँ, जो महँगी आती है, जिसकी क्वालिटी होती है, वो राइडर अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है। प्लस सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था, वो था चार्जिंग का। अगर कोई भी राइडर जो डिफरेंट क प्लेटफ़ॉर्म्स पे काम करते हैं, रैपिडो, ओला, उबर पे, अगर वो ईवी से स्कूटी चलाएँ, अगर आज उनके यहाँ पे लाइट कट गई, कल तो वो चला ही नहीं पाएँगे। तो बेचारों का तो काम खत्म उस दिन का। जैसे अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मैं देख रहा था एथर के फाउंडर का, दे सेड कि जब उन्होंने पहली स्कूटी बनाई तो फॉर दैट दे स्पेंड अराउंड 500 करोड़ पहली स्कूटी बनाने के लिए। जो बी2सी में 2 मेजर प्लेयर्स है ओला एंड ऑब्वियसली एथर और भी कुछ जी, कंपनीज़ हैं होप इलेक्ट्रिक एंड ऑल, तो दे आर डूइंग गुड जॉब। तो बी2सी वाला सेगमेंट इज़ सॉर्टेड समहाउ, मुझे लगता है कि उन्होंने पैसा भी बहुत रेज़ कर लिया। बट बी2बी की अगर बात करें जहाँ पे डिलीवरीज़ होती हैं, क्वालिटी की बहुत इश्यू हो जाए एंड आई विल टेल यू कुछ कंपनीज़ देखी हैं मैंने, स्कूटीज़ देखी हैं, वो मुझे लगता है कि बस डब्बा है, एक स्ट्रक्चर है। इंटरनली उसके अंदर क्या है, तो वो क्वालिटी वाला जो एश्योरेंस है वो कैसे होगा? क्योंकि डिलीवरी तो लोग कर रहे हैं, अ, क्वालिटी है नहीं, स्कूटी खराब हो जाती है एंड ऑल दैट। सर हमारे इंडिया में फ्लीट में, ये मैं आपको बहुत बड़ी स्टेटमेंट बता रहा हूँ। फ्लीट मतलब सर कस्टमर के पर्सपेक्टिव से नहीं, ओनली फॉर द फ्लीट। एक भी स्कूटी मेड इन इंडिया नहीं है। चाहे आप बड़ी से बड़ी कंपनी का नाम ले लो, सब के सब मेड इन चाइना स्कूटीज बनाती हैं। असेंबल्ड इन इंडिया। सर बट द थिंग इज, अब अगर आप चाइनीज प्रोडक्ट को यूज करोगे तो क्या क्वालिटी का आप उस पे एक्सपेक्टेशन रखोगे? हुँ, वो तो रोज खराब होगी। सर मैं विद इन 3 मंथ्स, हमारा ये प्रोडक्ट अभी आरटीओ में है, बिल्कुल पास हो गया है। सर मैं 3 मंथ्स में मेड इन इंडिया, मतलब उसका स्क्रू से लेके पेंट तक सब मेड इन इंडिया रहेगा। तो महँगा भी होगा। सर सेम प्राइस। सर यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, सेम प्राइस, सेम चार्जिंग, सेम लेंथ, सब चीज़। सर हमारे इंडिया में बहुत टैलेंट है, बट हुँ, कोई समझने को तैयार नहीं है, सब सस्ते के पीछे भागते हैं। हुँ। 50,000 में स्कूटी आप दे रहे हो तो ऑब्वियसली कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो उसमें आप सर आप रोडों पे जाओगे, 20,000 में स्कूटी मिल रही है, बट उससे आप क्या डिलीवरी में काम करोगे? एक कंपनी है सर, जो भी हमारी स्कूटीज़ बहुत दिख रही होगी आपको रोडों पे, सर उसकी एक मतलब आप 80% स्कूटीज़ आपकी अभी लाइट नहीं जलेगी। हुँ, कभी सर टीटीज़, कभी ब्रेक नहीं उसका लग रहा है। राइडर्स तो बस चला रहे हैं कमाने के पर्सपेक्टिव है से। तो है। हाँ, चार्जिंग के बारे में बता रहे थे, वो शुरू से इश्यू रहा है इंडिया में, भई सब ईवी बना रहे हैं,
इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं। एग्ज़ैक्टली में सर क्या है जब टाटा ईवी लॉन्च हुआ था, फेल हो गया था। हाँ, सबसे पहले टाटा ईवी लाया था, बट द प्रॉब्लम क्या हो गई थी सर, उन्होंने ईवी का तो निकाल दिया, हुँ, बट चार्ज कैसे होगी? चार्जिंग स्टेशन बना दिए, हुँ, कितने बनाए सर? हुँ, 4-5, बेचारे परेशान। अब हुँ, अगर कोई लॉन्ग राइड पे लेके जाए, वो तो ये टेंशन में कि अगर वहाँ चार्जिंग पॉइंट नहीं मिला, हुँ, रास्ते में बंद हो गई, तो सर ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। हुँ, इसी वजह से ईवी फेल हुई। अब धीरे-धीरे सर आ रही है डीसी टेक्नोलॉजी है, फास्ट चार्जिंग, बट फास्ट चार्जिंग से बैटरी की लाइफ कम हो जाती है, और हुँ, सर ये फैक्ट है। फ़ोन में भी। हर जगह सर, आप चाहे फास्ट चार्ज करोगे तो बैटरीज़ की लाइफ कम हो जाएगी। बट सर जो हमारी कंपनी है, मैं सर आपको बताऊँगा, हम एक राइड शेयरिंग कंपनी बनाना चाह रहे हैं। हुँ, तो मैं 3 महीने अभी वर्क कर रहा हूँ। मेरा टारगेट, मैं अप्रैल में सर ई-वाहन ऐप लॉन्च करूँगा प्रॉपर, जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो ईवी के ऊपर। और सर वो बहुत कंफर्टेबल राइड होगी, बहुत इकोनॉमिकल राइड होगी। हुँ। मतलब जो आप रैपिडो, ओला, उबर में दे रहे हो, उससे लेस देन 50% और डिफरेंट ऑफर्स। तो सर आपको ना चार्जिंग की टेंशन, ना कहीं जाने की टेंशन, आप मस्त लाइफ जियो। हुँ। एक चीज़ मतलब आपके बारे में मुझे थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग लग रही है, जो जैसे आपने इतनी ग्रोथ करी है एंड नो डाउट वो कमेंडेबल है, आप अपनी स्कूटी भी बनाओगे, वो भी मेड इन इंडिया और आपने पैसा भी कोई रेज़ नहीं किया, इतने सारे राइडर्स हैं आपके पास, स्कूटीज़ हैं। तो अभी मैं जानना चाहता हूँ कि आप कर कैसे रहे हो? कहीं आपके पिताजी के पास बहुत पैसे हैं, इतना क्या आपने फोड़ लिया स्ट्रैटेजी में कि आप स्क्रैच से आपने इतनी जल्दी स्केल कर लिया? सर लिटरली पहले मैं खुद बहुत टेंस रहता था कि हमें फंड्स चाहिए, और मैं फंडिंग के पीछे, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने हर इन्वेस्टर को 20-20 मेल्स करे हैं। लेकिन सर सबका ये देखिए, ये अगर आप ग्राउंड पे है ना, आप पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। हुँ, अभी सर मेरे पास मेल्स आते हैं, कॉल्स आते हैं कि आप फंड्स ले लो हमसे, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर नाउ। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी स्ट्रैटेजीज़ अच्छी हैं, आपके पास बिज़नेस आइडिया अच्छे हैं, तो आप विदाउट एनी फंड स्टार्ट कर सकते हो। शुरुआत से प्रोसेस बताओ कि कैसे पहली स्कूटी आई, डिलीवरी पार्टनर्स कैसे ऑनबोर्ड किया, सर टीम कैसे बनाई? मेरे पास जो उस टाइम पैसे थे ना, वो थे सिर्फ़ और सिर्फ़ कंपनी फ़ॉर्म करने के। ऑफ़िस लेने के पैसे भी नहीं थे सर। तो आप, एक हमारे कोई नोन थे, मैंने उनसे कहा कि उनको ये आइडिया बताया, वो उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया। हुँ, तो उन्होंने मुझसे पहली स्कूटी, 3 स्कूटी उन्होंने मुझसे खरीदी, और और ये कब की कितने में खरीदी? उन्होंने हमसे परचेज़ की थी 80,000 रुपीज़ में। ठीक है। और वो परचेज़ की थी सर उन्होंने आप अगस्त में, मीन्स अगस्त एंड में, सितंबर में। हुँ, ठीक है सर? पिछले साल के बाद। इसी साल की बात पिछले सर, साल। हुँ, सितंबर में। और मैंने उसका जो प्रॉफ़िट का अमाउंट था, उसको फिर मैंने ऐड में यूज़ किया, फिर मैंने एक ऑफ़िस लिया उसके प्रॉफ़िट से, और फिर मैंने कंपनी स्टार्ट करी। तो फिर मैंने सर जैसे मैंने बताया कि हम लोगों को कहते हैं आप हमसे स्कूटी परचेज़ करो, लोगों ने स्कूटीज़ ली। सर मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं बहुत ट्रू बिज़नेसमैन हूँ, मेरा प्रॉफ़िट मार्जिन है उसमें, और रखना भी चाहिए सर। ऑब्वियसली प्रॉफ़िट सिंपल। नहीं होगा तो मैं काम करूँगा भी नहीं। तो उस प्रॉफ़िट मार्जिन को मैं यूज़ करके मैंने राइडर्स हायर करे, राइडर्स को फैसिलिटीज़, और सर मैं थोड़ा-सा वेंडरशिप में भी अच्छा हूँ। मैंने वेंडर ऐसे जोड़े जो मुझसे इनिशियली पैसे लेते ही नहीं थे, कि चलो आप मंथ के एंड में पेमेंट करना मुझे। तो ये बेनिफिट्स थे। स्कूटी तो आप भी दूसरों को दे रहे हो, आपको क्या एश्योरिटी है? तो ऑब्वियसली वो कहीं खराब स्कूटी बनाए, आप तो राइडर चलो ठीक है, राइडर को आपने एश्योर कर दिया, आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। बट वो कैसे आप डिसाइड करते हो फिर कितना हम जहाँ वेंडर से प्रोडक्ट स्कूटीज़ कैसे लेते हैं ना, वो बहुत अच्छी कंपनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एश्योरिटी के लिए सर हम ना मार्केट रेट से 2000-3000 ज़्यादा ही में ही परचेज़ करते हैं। सर मॉडल सेम होने से फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि आपको सर्विस कैसे मिल रही है। तो ऑब्वियसली अगर मैंने उनको हाई पे किया है, तो सर वो भी मुझे 3 साल तक सर्विस अच्छी देते हैं। तो ये मेरा बेनिफिट है अभी। अच्छा, तो बी2सी में बात करें तो थोड़ा इंटरेस्टिंग स्पेस है, लोग अभी सोच रहे हैं जाने की, ईवी में शिफ्ट होने की। अभी 2 मेजर प्लेयर्स हैं, मैं ओला और एथर की बात करूँ। एज़ अ फाउंडर जो ईवी में ही काम कर रहा है, आपको क्या लगता है किसकी स्कूटी बेटर है एंड क्यों? सर मैंने दोनों की स्कूटी चलाई है। हुँ, मैं सर देखिए, दोनों का अपना पर्सपेक्टिव है। ओला की स्कूटी सस्ती है सर, तो लोग ईज़िली अफ़ोर्ड कर सकते हैं, जो मिडल क्लास लोग हैं। एथर की स्कूटी थोड़ी-सी महँगी है, हुँ, एज़ कम्पेयर टू ओला, हुँ, बट द क्वालिटी ऑफ स्कूटी इज़ बेटर ऑफ एथर। उसकी क्वालिटी अच्छी है सर, मैंने खुद पर्सनली यूज़ किया है। बट उनके पास ना, जो एक हमारे मिडल क्लास लोग हैं, इंडियंस जो हैं, जिनको प्रॉपर इंडियन बोलते हैं, हुँ, वो क्रैक नहीं कर पा रहे उनको। मतलब कि उनके घर में मैं वो स्कूटी कैसे पहुँचाऊँ? जो कि ओला ने सर क्रैक करा था, बट ओला सर्विस ही नहीं दे पाया। प्लस ना सर ओला मैंने खुद चलाई है, ना उसमें वो मज़ा है कि आप लॉन्ग लास्टिंग लॉन्ग टाइम तक देखो। हमारे सर एक हुँ, टाइम एक कहावत है कि अगर एक कोई बाइक लेता है तो वो 15 साल तक चलाता है, हुँ। और अगर गाँव में हो तो वो तो एक्सपायर हो जाती है, फिर भी खड़ी रहती है। डिज़ाइन वाइज़ भी आई थिंक एथर ज़्यादा बेटर कर एग्ज़ैक्टली। पा रहा है हर चीज़ में। सर एथर की आर&डी टीम इज़ टू गुड, बट उनकी सेल्स टीम उतनी अच्छी नहीं है। हुँ, मार्केटिंग टीम, पीआर टीम इतनी अच्छी नहीं है, पीआर निकल और जैसे केसेस हमने बहुत देखे ईवी में अभी तो हाल-फिलहाल पिछले महीने इतनी कंट्रोवर्सीज़ हुई ट्विटर पे, खुद फाउंडर को आके अपना पक्ष रखना पड़ा, अपने आप को डिफेंड करना पड़ा। तो एग्ज़ैक्टली में वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है? जैसे मेड इन चाइना स्कूटीज़ हैं नो डाउट क्योंकि आई डोंट थिंक कि
होगा, डेफ़िनेटली इंडिया में होगा, बट कई सारे चैलेंजेज़ हैं जो फाउंडर को फेस करने पड़ते हैं, इंफ्रा है, ऑब्वियसली उनको एक अच्छे प्राइस पे बेचना होता है, तो उनकी मजबूरी है कि अब उनको चाइना में चीज़ें बनानी पड़ेंगी, सर राइट? मैं ना इसके ऊपर छोटा-सा एक, पता नहीं आगे कंट्रोवर्सी ना हो जाए, हुँ, छोटा-सा स्टेटमेंट दूँगा कि सर जो भी कंपनी जिनके बारे में आप बता रहे हो जैसे स्कूटीज़ में, वो एक ही कंपनी में आई है अभी। हुँ। बाकी छोटे-मोटे किसी इनमें ही क्यों आ रही है और सबसे ज़्यादा पैसा उनके पास है? सर बिकॉज़ देखिए कॉस्ट कटिंग एक ऐसी चीज़ है हुँ, कि आप एक हद तक ही कर सकते हो। हुँ। उन्होंने क्या करा कि एक वेंडरशिप मतलब एक जैसे कहते हैं ना कोटेशन निकाल दिया कि मेरे को इस अमाउंट में स्कूटी चाहिए। कमेंट में गेस करिए कंपनी का नाम क्या है? कि इतनी ये इस मतलब उन्होंने बोला कि मेरे को एक, उन्होंने बैटरी के लिए निकाल दी कि हमें बैटरीज़ बना के दो, वेंडर्स दो। हुँ, तो वेंडर्स ने कोटेशन भेजा, उन्होंने एक अमाउंट फिक्स कर दिया कि इसी अमाउंट में मुझे ये आप बैटरी दो। अब सर जो अच्छी बैटरीज़ कंपनी है, वो तो उन्होंने साफ मना कर दिया। हुँ, मतलब सर आप बिलीव नहीं करोगे, 50 वेंडर्स आए थे उनके पास बैटरीज़ के, हुँ, पैन इंडिया और वर्ल्ड से भी। हुँ, तो जो 50 वाला था, उसने बोला कि हाँ, मैं इसमें कर दूँगा, आप टेंशन मत लो। तो जब आप समझ सकते हैं कि अगर 49 ने मना कर दिया और 50 ने अगर हाँ बोल दिया है, तो वो क्या बैटरी बनाएगा। प्लस सर बैटरी के शेप के साथ डिज़ाइन कस्टमाइज़ेशन करना, क्योंकि बैटरी भी ओवल शेप में रहती है पूरी, हुँ, हुँ, तो वो तो सर इफ़ेक्ट आएगा। इसलिए सर बैटरी के सेल्स खराब हो जाता है जल्दी, बैटरी में हीट अप आ रहा है, ये प्रॉब्लम्स हैं। बट कि अब वो इसको रियलाइज़ कर रहे हैं और अपनी सारी बैटरी रिमूव कराई हैं। हुँ, सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप कस्टमर्स को अच्छा प्रोडक्ट देना चाहते हो, तो आपको कॉस्ट, इंडियन सर इतने भी गरीब नहीं है। हुँ। इंडियंस को अगर आप लोग दिखाओगे कि ये प्रोडक्ट, चीज़ दो और ज़्यादा पैसे लो, डज़न हाँ, कि अगर थोड़ा-सा महँगा है बट क्वालिटी लॉन्ग लास्टिंग है, इंडियन लेंगे सर। जहाँ इंसान अभी अगर 80,000 रुपए दे रहा है, वो 90 भी देगा, 1 लाख भी देगा सर। बट आप कम से कम उसको रियलिटी तो दिखाओ कि हुँ। क्या इतना वैल्यूएबल है आपके लिए। अभी आपने बताया था कि आप तो स्कूटी ला रहे हो, खुद की बना रहे हो, मतलब ग्रेट जॉब ऑन दैट। थैंक और आप अपनी एक राइड शेयरिंग ऐप भी ला रहे हो, राइट? उबर पहले से है, ओला है, उबर के बाद नो डाउट बहुत रैपिडो आया, बहुत सारे पैसे रेज़ किए, अब बिलियन डॉलर वेंचर बन चुका है। तो ई-वाहन उसमें कैसे कम्पीट करेगा बिना पैसे के? सर देखिए, चाहे रैपिडो है, चाहे ओला है, चाहे उबर है, ये लोग अपने सेगमेंट में अच्छे हैं, बट ईवी सेगमेंट में नहीं है। हुँ। मेरा कॉम्पिटिशन सर ओला, रैपिडो एंड आई और है ही ये नहीं। पहली कंपनी होगी राइड शेयरिंग। जो ईवी सर बड़ी से बड़ी कंपनी है, वो ईवी सेगमेंट में नहीं आ सकती है। हुँ। जो भी आपकी, डेडिकेटेड। हाँ, बिकॉज़ उनके पास सर खुद की स्कूटीज़ नहीं है ना। हुँ, हमारे पास तो सारी स्कूटीज़ है, हम पर राइडर खुद के हैं। मैं उनको जो ऐप यूज़ करने को बोलूँगा, वो ऐप यूज़ करेंगे। हुँ, सर मेरा क्या प्लान है, और सर ये हमारा बेटा टेस्टिंग चल रहा है अभी। हम अभी इनिशियली नोएडा में अपना ऐप लॉन्च करेंगे ई-वाहन के नाम से, हुँ, और वो राइड शेयरिंग ऐप रहेगा जस्ट लाइक रैपिडो। उसमें अलग-अलग काइंड ऑफ फीचर्स रहेंगे, सब्सक्रिप्शन मॉडल्स रहेंगे, वॉलेट सिस्टम रहेगा कि आप वॉलेट में अगर पेमेंट डाल के रखोगे तो आपको हुँ, 20% डिस्काउंट मिलेगा हर राइड पे। प्लस अगर सर आप अपने घर से मेट्रो की तरफ ट्रैवल करते हो, रोज़ ट्रैवल करते हो और रोज़ मेट्रो से घर आते हो, तो आपके पास सब्सक्रिप्शन ऑप्शन है। जहाँ पे आपको 100% पे करना पड़ रहा है, वहाँ आप 80 ही दो, 70 ही दो। ये बेनिफिट है। प्लस सर मैं छोटा-सा ऐड करना चाहूँगा, रैपिडो या ओला, उबर में सर क्या होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्लेस से जाना दूसरा प्लेस पे ₹100 लगता है। हुँ, उसमें से कुछ पॉइंट ऑफ परसेंट कमीशन कंपनी का होता है। हुँ, प्लस मेजर फ्यूल आ जाता है। उसके बाद सर राइडर का बचता है। हुँ, हमारे में सर क्या है कि अगर 10 किलोमीटर की भी राइड होगी, ₹1 का वो आएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल। होता क्या है कि अब हमारा ₹100 में हो जाएगा, ₹1 की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आएगी और सारा पेमेंट राइडर का। हमें तो राइडर से दिन में एक सर्टेन अमाउंट चाहिए। अगर राइडर ने 10 राइड भी ले ली, 5 राइड भी ले ली, 7 राइड भी ले ली, हुँ। उसके बाद उसने ज़ोमैटो में थोड़ी देर काम कर लिया, स्विगी में काम कर लिया, हमारा तो हो गया काम। बट द थिंग इज़ सर हम तो ज़िम्मेदारी लेके कस्टमर को सर्विस देंगे। हमारा हर एक राइडर कस्टमर सर्विस के ऊपर बहुत ध्यान देगा। सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, मतलब एक कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपके साथ। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ़ एक अपना पैसा कमाना चाह रहा है। कस्टमर को अच्छी सर्विस देना ही मेरा मोटो है। ईवी में आपने राइड शेयरिंग ऐप बना दिया, हर जगह ईवी जा रहा है, तो इंफ्रा नहीं है, चार्ज कैसे करेंगे? दिन में चार्ज करें या बाइक चलाएँ सर क्या? ये बहुत इंटरेस्टिंग मैं बता रहा हूँ, मैंने सर एक कंपनी से टाई अप किया है और मैं उनको रेवेन्यू लाके दे रहा हूँ, इसकी वजह से वो मुझसे कुछ चार्ज नहीं कर रहे। हुँ, अभी आपका क्वेश्चन था ना कि मैंने विदाउट इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट किया? सर वो 5 करोड़ रुपए का इंफ्रा डाल रहे हैं विदाउट मतलब मैं उसमें ₹1 का सहयोग नहीं कर रहा हूँ, जस्ट क्योंकि मैं उनको रेवेन्यू दे रहा हूँ। अगर मेरा सर ये टारगेट है कि मैं मार्च में या अप्रैल के एंड पहले हम 500 मेड इन इंडिया व्हीकल्स लॉन्च करेंगे, ईवी की। अब सर मेरी अगर 500 व्हीकल्स दिन में 1 बार स्वाइप लेती है, 2 बार स्वाइप लेती है, तो उनका रेवेन्यू है सर, हम कुछ अमाउंट पे करेंगे। हम सर मूवेबल चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं। हुँ, इसमें बेनिफिट क्या है कि नोएडा के हर पॉइंट्स में आपकी 8 बैटरी की, 10 बैटरी की स्टेशंस घूमते रहेंगे। हुँ, चाहे वो ई-रिक्शा में हो, चाहे वो गाड़ी में हो।
जहाँ भी राइडर को लगे कि मेरी बैटरी डाउन होने वाली है, वो ऐप में रेस कर देगा, उसके पास आके बैटरी स्वाइप कर लेगा और उसके लिए वो सर्टेन अमाउंट पे कर देगा कंपनीज को। तो सर राइडर्स को घर पर चार्ज करने की टेंशन खत्म, प्लस कहीं भी जाएगा उसको पता है कि मेरे को चार्जिंग मिल ही जाएगी। धीरे-धीरे उसको एक्सपेंड करेंगे। बाहर के देशों में शॉपिंग वर्सेस चार्जिंग की बात करते हैं तो यूजुअली जितना मैंने ऑब्जर्व किया, आई डोंट नो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बाहर के देशों में शॉपिंग आई बिलीव ज़्यादा होता है चार्जिंग के कंपैरेटिवली, ऑल्दो इंफ्रा है बट फिर भी। तो आपको क्या लगता है लॉन्ग टर्म में दोनों के फ़ायदे और नुकसान क्या है? सर दोनों का ना पर्सपेक्टिव अलग है। हुँ, अगर आप एक कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना तो उसके लिए चार्जिंग बेटर है क्योंकि वो घर पे चार्ज करता है, उसको पता है कि मेरे को सुबह कहीं जाना है। हुँ, बट स्वाइपिंग सर ज़रूरी है। हुँ, हमें जैसे मेरा जो प्लान है कि अगर हम ईवान का ऐप लॉन्च भी करेंगे, तब भी हम स्वाइपिंग को कस्टमर्स के लिए भी एक्टिव रखेंगे। हुँ, क्योंकि अगर कोई कस्टमर फॉर एग्जांपल मेरे से स्कूटी लेता है, अगर कल को मैं डीलरशिप मॉडल पे भी आऊँ, मैं कस्टमर को मेड इन इंडिया स्कूटी बेचूँ, हुँ, तो कस्टमर को डर ना हो कि अगर मैं कहीं बाहर जाऊँ हुँ, या मैं कहीं ऑफिस जा रहा हूँ, कि मैं चार्ज करना भूल गया, तो मेरी स्कूटी ना बंद हो जाए। जैसे कि पेट्रोल का सिस्टम होता है ना कि अगर यहाँ पे नहीं है तो आगे जाके मिल जाएगा। तो ये सिस्टम मैं लाना चाह रहा हूँ। तो इसलिए सर स्वाइपिंग ज़रूरी है। तो राइडर्स के साथ थोड़ी मुझे जो लगता है एक प्रॉब्लम है फॉर्मल एजुकेशन जो लैक करती है नो डाउट। वो उनके कहीं न कहीं कुछ लोगों के ऑब्वियसली थिंग्स हैव बीन चेंजिंग, उनके वो बिहेवियर में पता चलता है। और बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं जब ज़ोमैटो, स्विगी में कि कहीं जैसे आप फूड डिलीवरी करते हो तो वहाँ पे राइडर ने खाना गायब कर दिया, खा लिया। फिर कस्टमर्स भी उनके साथ कोलैबोरेट करके कुछ फ़िक्र करते हैं कि आप ऑर्डर लेके आओ एंड फिर आप वहाँ कैंसल कर देना एंड फिर मैं आपको पैसे ऐसे दे दूँगा, कम पैसे में। तो बहुत सारे ऐसे अपना लोग दिमाग लगा के घपलेबाज़ी करते रहते हैं। तो उसको कैसे कैटर किया जाए? और आपने कुछ सोचा अगर उसके बारे में? तो सर वो तो देखिए प्रॉब्लम है, बट द थिंग इज़ हमारे राइडर्स में सर यही एक बेनिफिट्स हैं क्योंकि देखिए वो जो राइडर होते हैं उनको पता होता है कि चलिए मेरी अगर फॉर एग्जांपल ज़ोमैटो का कोई राइडर है, उसने किसी का फूड खा लिया है, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? वो अब दूसरे आईडी में काम कर लेगा, अगर वो आईडी ब्लॉक हो गई तो कंप्लेन ही तो रेज़ होगा सर। हुँ, हुँ, लेकिन अगर हमारा राइडर है और उसको पता है कि अगर मैंने एक जगह पर मिस वो करी तो मेरी पूरे मंथ की सैलरी गायब हो जाएगी। हुँ, प्लस हम जो सर राइडर लाते हैं वो टू मतलब ऑथेंटिकेट वेरिफिकेशन के साथ लाते हैं कि आपका होम टाउन कहाँ है, वहाँ पर कोई ज़िम्मेदार पर्सन हो। तो सर उसको पता है कि मैं अगर मिसबिहेव करूँगा तो मेरे साथ बहुत बुरा हो सकता है। तो इस वज़ह से हमारा राइडर इन चीज़ों से लाख-लाख दूर है। वो हर एक डिलीवरी ऐसे करता है जैसे बिल्कुल एक कंपनी का इंश्योर करके। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द राइडर्स और नॉट फॉर द कस्टमर्स, उनके लिए भी उनको भी और अवेयरनेस हो। उनको पता हो कि अगर कंज्यूमर के पास जाते हो, डिलीवरी करते हो, आपको कम्युनिकेट कैसे करना है, बिहेव कैसे करना है और आप भी एज़ अ इंसान बेहतर हो रहे हो, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा रहे हो, अच्छे-अच्छे लोगों से मिल रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कंपनीज़ कर भी रही हैं, कुछ कंपनीज़ डेडिकेटली बस राइडर्स को ट्रेन करने में काम करती है और हर कंपनी को करना चाहिए। नॉट राइडर्स, हर भी उस कैटेगरी के लोग हैं जो ब्लू कलर जॉब में हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। एंड आप उसको कैसे करोगे एंड जो इम्प्लीमेंट्स आपको लगता है कि व्हाट इज़ द बेस्ट वेज़ टू डू दैट? क्योंकि उनके लिए भी एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, अपने सेक्टर में स्पेशली। सर देखिए मैं छोटा-सा आपको बताऊँगा जैसे अगर मैं एक राइडर की ऑन एन एवरेज सैलरी 15,000 बताऊँ, हुँ, इंडिया में बहुत सारे कॉल सेंटर या बहुत सारे बीपीओ जो अच्छे खासे हैं, उनकी भी उनमें एम्प्लॉइज़ की सैलरी 15,000 17,000 ही होती है। बट आप उनसे कभी बात करना, वो हाय हेलो इतने अच्छे से ग्रीट करेंगे आपको, मतलब वो इतने एजुकेटेड दिखेंगे आपको। और राइडर की भी सेम सैलरी है, बट राइडर भैया ये लो आपका पार्सल, हुँ। ये आपका पार्सल ले लो, भाई गेट पे खड़ा हूँ। तो उनका कब टोन से हो भैया, वेट कर हाँ, रहा हूँ 15 मिनट से यार। तो मैं ऊपर नहीं आऊँगा। तो ये एक थोड़ा-सा राइडर्स के लिए है। देखिए सैलरी सेम है, हुँ, बट द वहाँ पर क्या पंगा है कि आप उनको किस लेवल पे एग्ज़ीक्यूट कराना चाह रहे हो। हमारे हर राइडर को हम फर्स्ट 2 डेज़ 3 डेज़ यही ट्रेन करते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। सर मैं नहीं कहता हूँ कि आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए या आप इंग्लिश बहुत अच्छा बोलो। बट सर हाय सर, टेक दिस इज़ योर ऑर्डर, एक रेटिंग कर देना, अच्छे से ग्रीट करना या थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल देना। ये सब चीज़ें ना क्या होता है कि आपकी कंपनी के लिए नहीं बल्कि राइडर्स के लिए भी अच्छा इफ़ेक्ट देती है। वो बोलेगा कि भाई वो जो उस दिन राइडर आया था वो कितना अच्छा था। वो आपको कंपेयर करेगा दूसरों से। हुँ। तो हम अपने फर्स्ट जैसे हर एक राइडर को सर ये ट्रेनिंग देके चलते हैं। सर मेरे पास ओरिएंटेशन की टीम है। पूरा एक डिपार्टमेंट है जो जिसका काम सिर्फ यही है कि राइडर को ओरिएंट करना। एक क्वेश्चन है जो मेरे ज़हन में था, मैं फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता हूँ और बैंगलोर और एनसीआर की बात करूँ तो राइडर्स की बात करूँ तो बहुत बिहेवियर में भी काफ़ी चेंज है। अभी मान के चलो मैंने कोई रैपिडो में ड्राइव बुक करी, एक तो वो 20-25 मिनट बाद आएगा और आई डोंट नो, वो आई एम नॉट श्योर कि वो आता भी है कि नहीं आता है, राइट? एंड बहुत चैलेंजेज़ हैं, जब आपने राइड बुक करी फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ₹200 हुए, एवरी टाइम दे विल आस्क यू मोर मनी। तो उनका बिहेवियर ऑल्दो दे आर वेल एजुकेटेड कंपैरेटिवली नॉट से, बट एज़ अ पर्सन आप, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे वो होलसम फील हुआ। यहाँ के लोग एटलीस्ट अपने टाइप के लगते हैं, यू विल टॉक टू देम, एग्ज़ैक्टली। कम्युनिकेट विद देम। वो
क्यों है? आपको ऐसा कुछ फ़ील हुआ है? ऐसा सर लगता है? देखिए, मैंने भी ये चीज़ फ़ील करी है सर। एक्चुअली क्या हुआ ना, हमारे जो नॉर्थ के लोग हैं, वो अगर आपके साथ ना ज़्यादा एक आपको उनमें अंतर नहीं देखेंगे। हुँ, वो समझेंगे कि साथ के ही लोग हैं। बट साउथ में क्या होता है ना सर, वो आपको डिफरेंशिएट करने लग जाते हैं कि आप नॉर्थ से हो, आप या हम साउथ से हैं, आपकी लैंग्वेज में सर वो बात नहीं करेंगे और वो एक अलग ही एटीट्यूड रहता है उनका। अब सर ये अब उनका पर्सपेक्टिव है, उस पे तो हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। बट जैसे आपने कहा कि सर वो एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने को बोलते हैं। सर इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़, सर राइडर क्यों एक्स्ट्रा माँगता है? बिकॉज़ वो उसकी भूख होती है, कि मेरे को जल्दी कमाना है। सर आज के अगर टाइम में हर कोई शॉर्टकट चाहता है कि ज़्यादा मिल जाएगा तो मैं थोड़ा कम काम करूँगा। बट मेरे राइडर को तो पता है कि मेरे को तो दिन में 5 राइड 10 राइड लेनी है। 10 राइड में भी सेम ही अमाउंट आएगा, चाहे मैं एक्स्ट्रा माँग लूँगा तब भी सेम अमाउंट आएगा। तो इसलिए हमारा राइडर एक्स्ट्रा माँगेगा ही नहीं। हुँ, और अगर आपने कंप्लेंट डाल दी तो राइडर के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। हुँ। तो ये भी बड़ा इश्यू है। अब पता नहीं सब लोग तो बैंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं, बट सब कंपेयर भी करते रहते हैं लिंक्डइन पे दिन भर कि गुड़गाँव बेटर है, बैंगलोर बेटर है। बट अभी तो मैं बहुत अच्छी रील देख रहा था फ्रॉम अ वेरी रिनाउंड फाउंडर, ही इज़ फ्रॉम नोएडा। ही हैज़ मेड अ कंपनी ऑफ अराउंड 2000 करोड़। तो उन्होंने बोला नोएडा सबसे बेहतर है। वो डिबेट अलग है, बट जैसे कंपैरेटिवली ऐसे मैं 2 सिनेरियो रखता हूँ। जैसे डिलिवरी पार्टनर की या राइड बुकिंग की। सिलिकॉन वैली है, इतनी टेक है, आप दिन भर बात करते रहते हो कि वी हैव दिस नंबर ऑफ स्टार्टअप। आपके ज़ेप्टो वाले तो अब वहाँ जा रहे हैं, बट आपके ओला वाले भी वहीं हैं, उबर वाले भी हैं, सब कुछ वहीं है। बट वहाँ पे मैं जब राइड बुक करता हूँ, बहुत सिंपल सिनेरियो है। मेरे पास कम से कम 5 ऐप होता है। मेरे पास ओला होता है, उबर होता है, नमा यात्री होता है, रैपिडो होता है और जितने ऐप हैं। अब मैं सब पे एक साथ राइड बुक करता हूँ, फिर भी मेरे को 20 मिनट वेट करना पड़ता है। एंड यू आर पेइंग एक्स्ट्रा। अब मैं एक में कैब रखता हूँ, एक में बाइक रखता हूँ, एक में ऑटो रखता हूँ। फिर भी एटलीस्ट हर बार ऐसा हुआ कि मुझे 15-20 मिनट वेट करने पड़े एंड इन अ नॉर्मल सिनेरियो 7-8 बजे के टाइम में। यही मैं नोएडा में करूँ, गुड़गाँव में करूँ, आप बुक नहीं करोगे सामने वहीं एग्ज़ैक्टली चाहे वो बाइक करो, कैब करो, इकॉनमी करो, व्हाटएवर यू वांट, राइट? चाहे एयरपोर्ट से, बहुत आसान है। वो क्यों हो रहा है? आप इतने हाई-टेक टेक वहीं बना रहे हो, लोग आपके सबसे पढ़े-लिखे बैंगलोर में ही हैं, बट आपकी डिलीवरी नहीं हो पा रही है, सर स्पेशली दिस कैटेगरी में। इसका सबसे बड़ा रीज़न एक मैन पावर भी तो है। हमारे सर एनसीआर में जो मैन पावर की कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो इतनी ईज़ी है। मतलब यहाँ पे अगर इंसान के पास ₹2000 है सर, वो वहाँ भी रह लेगा और ₹20,000 में भी रह सकता है। हुँ, बट बैंगलोर में सर एक तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है। हुँ, अब अगर कोई वहाँ पे रैपिडो या ओला, उबर चलाएगा, उस बेचारे का तो दिन में खर्चा नहीं निकल पाएगा। वो क्या रेंट पे करेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा? हुँ, तो वहाँ पे सर नंबर ऑफ जो राइडर्स है वो कम है। ज़ोमैटो, स्विगी में सर हैं अच्छे खासे, बट रैपिडो, ओला, उबर में कम राइडर्स हैं। बट हमारे सर नोएडा एनसीआर की अगर मैं बात करूँ, सर नंबर ऑफ राइडर इज़ टू मच। मतलब अगर आप रैपिडो की राइड बुक करोगे, 2 मिनट में राइडर आपके गेट पे खड़ा रहता है और कॉम्पिटिशन इतना है, आप एक राइड कैंसल करो, दूसरा तुरंत बुक हो जाता है। हुँ, तो राइडर्स ज़्यादा हैं और सर राइडर्स ज़्यादा हैं तो नंबर ऑफ राइड्स भी ज़्यादा हैं, राइट। तो सबके लिए ईज़ी है। तो और हमारा सर नोएडा एनसीआर अच्छा भी है इन मामलों में। वहाँ कंपैरेटिवली अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए मैंने जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने ₹500 से कम नहीं दिए हैं, एक एक्सवाईज़ेड डिस्टेंस। जी, जी। वहीं नोएडा, दिल्ली में उसी चीज़ के मैं 2 ढाई ₹250 देता हूँ मैक्स। चाहे मैं कार से जा रहा हूँ, वहाँ ऑटो के मैंने च 500-500 दिए हैं हर बारी। मेन रीज़न क्या लगता है? महँगाई तो ऑब्वियसली एक रीज़न हो सकता है, बट आई डोंट नो एग्ज़ैक्ट रीज़न कि वहाँ ओला, उबर महँगे हैं, कैब्स महँगी हैं। सेम डिस्टेंस वहीं नोएडा में मैं कवर करूँ, जगह भी छोटा है, आई डोंट नो यहाँ तो इतना वास्ट एरिया है। क्यों? सर देखिए, नोएडा में आप अच्छा एक बात आप खुद देखते होंगे कि नोएडा में सर पूरे इंडिया के लोग रह सकते हैं। नोएडा में साउथ के भी सर बहुत लोग हैं और आपके नॉर्थ के, कश्मीर के, बिहार के, झारखंड के, हर जगह के लोग हैं हुँ, और किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हुँ, सब सिंपल लिविंग अपने हिसाब से लिविंग जिसको जैसा रहना है वो रह रहा है। हुँ, बट साउथ में क्या है कि अगर कोई नॉर्थ का साउथ में जाके रहेगा तो सर वो नॉर्मल लिविंग रह ही नहीं पाएगा। उसके लिए खर्चे इतने हैं। जब तक हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के नहीं देंगे उनको, हुँ। साउथ में जैसे आप बैंगलोर की बात कर रहे हो, वहाँ पे राइडर्स के लिए जो लोग बाहर से आ रहे हैं, तब तक सर मैन पावर नहीं बढ़ेगी आपके कामों के लिए और जब तक मैन पावर नहीं बढ़ेगी आप रेट सस्ते कर ही नहीं सकते हो। और नोएडा में तो लोग ही इतने हैं सर, कॉम्पिटिशन इतना है, रोज नई बाइक लेके बंदा रैपिडो में आ जाता है। तो दिल्ली दिलवालों का शहर देखो तो है। आप कहीं से भी आओ लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं। ये सिटी आपको एक्सेप्ट करता है, आप चाहे 10,000 कमाओ, 20 बिल्कुल, लाख कमाओ बिल्कुल। या 10 करोड़ कमाओ। दिस सिटी इज़ फॉर एवरीवन। दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूँ उसमें नोएडा भी आ गया, गुड़गाँव भी आ गया। बट साउथ में मैं बैंगलोर की नहीं बात कर रहा हूँ, हर सिटी की बात कर रहा हूँ। हमेशा बंदे डिस्क्रिमिनेटेड फ़ील करते हैं और इवन मैं ब्लू कॉलर जॉब की बात करूँ जो थोड़े लेबर क्लास में हैं, उनकी मजबूरी है नो डाउट। वहाँ जाते हैं तो हमेशा उनको वो फ़ील होता है कि मैं कहीं डिफरेंट एग्ज़ैक्टली। जगह पे हूँ। एंड आप अपने आप को बोलते हो सबसे एजुकेटेड, यू आर द मोस्ट इलिटरेट स्टेट अक्रॉस कंट्री, स्टार्टअप्स आपके पास ज़्यादा हैं।
बट वो सोच क्यों नहीं बदल पा रही आपकी? सर स्टार्टअप ज़्यादा होने से आप अपने आप को एक वेल्दी सिटी बोल सकते हो या स्टेट बोल सकते हो। बट आप लोगों के लिए सर लोगों के लिए करना इट मीन्स ये नहीं होता कि सिर्फ आप हम अपने घर के लिए करो। हुँ, सर नोएडा में आप या आप दिल्ली एनसीआर में देखते हो कि जो लोग बाहर के भी आते हैं ना वो अपना हक जमा के रहते हैं। हुँ, वो दूसरों से सर वो लोकलों से भी आप उसी हक से बोलते हैं कि भाई हम तो यहाँ पे रह रहे हैं, हुँ, हमारा शहर है ये, हम यहाँ पर लोगों की शॉप्स हैं। हुँ, बट साउथ में सर क्या है कि वहाँ के लोकल्स भी ऐसे हैं कि नहीं ये तो हमारा है, आप यहाँ पर अपना बोल ही नहीं सकते हो। हुँ, अगर आप यहाँ पर बाहर से आए हो तो आपको ये अमाउंट देना पड़ेगा। हुँ। तो वो डिस्क्रिमिनेशन जब तक खत्म नहीं होगा सर तब तक ये डिफरेंट कैटेगरीज़ में जो साउथ और नॉर्थ बँट गया है ना सर, वो खत्म नहीं होगा। नहीं, नोएडा हमें भी पसंद है। तो आप एज़ अ फाउंडर बताओ सबसे बेस्ट चीज़ क्या है नोएडा में कंपनी चलाने के लिए? एक तो सर मैन पावर बहुत ईज़ी मिल जाती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत अच्छी है और सर पर्सनली मेरे लिए तो सर नोएडा में कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है कभी भी। सर लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के, टू फ्रेंडली लोग हैं। मतलब आप कहीं पर भी कुछ भी अच्छे से डील कर लो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। यहाँ पे हेल्पिंग नेचर बहुत है। सर मैं आपको बता सकता हूँ जब मैंने पीजी के लिए देखा, तो मेरे को इतने अच्छे-अच्छे लोग मिले, उन्होंने कहा कि आप कुछ पेमेंट मत दो एडवांस, वरना सर नोएडा एनसीआर में विदाउट एडवांस आपको कोई नहीं देगा पीजी के हुँ, लिए। हुँ, बट हमें उन्होंने दिया, आपको फूड के लिए राइडर्स को 1 महीने का एक्स्ट्रा फूड, हुँ, सर स्कूटीज़ मेरे को जो अब तो क्रेडिट पे भी स्कूटी आ जाती हैं। हुँ। तो सर बेनिफिट्स देते हैं लोग। नो डाउट एनसीआर के लोग अच्छे हैं, लेकिन थोड़े धाकर भी हैं। अभी जैसे स डिलीवरी पार्टनर की बात करूँ, तो अभी एक सबसे प्रॉब्लम है कि लो स्पीड गाड़ियाँ हैं, राइट? नंबर प्लेट नहीं है, बस ग्रीन स्टिकर लगा हुआ है एंड देन फिर दौड़ते रहो रोड पे। कुछ इंसिडेंट मैंने देखे, मेरे सामने हुए, राइडर को किसी ने ठोका या राइडर ने किसी को ठोका, बस चलता बना। कोई मतलब ही नहीं क्योंकि आपके पास नंबर प्लेट नहीं है, आप लायबल नहीं हो। तो इसका क्या सॉल्यूशन है एग्ज़ैक्टली में? ऐसे में तो कुछ सिक्योरिटी ना कस्टमर्स के लिए ना आपके लिए। सर देखिए, इस पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरे पास भी इनिशियल की जो स्कूटीज़ हैं वो विदाउट नंबर प्लेट ही है। हुँ, बट अब सर मैं विदाउट नंबर प्लेट वाली स्कूटीज़ में काम ही नहीं कर रहा हूँ। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ नंबर प्लेट वाली स्कूटीज़ ला रहे हैं। सर उसका रीज़न क्या होता है ना कि आप विदाउट नंबर प्लेट आपने ना तो गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है, हुँ, ना आपने आरटीओ वगैरह कुछ दिया है, तो गवर्नमेंट आपकी ज़िम्मेदारी नहीं लेगी। रोड पे सर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आपकी स्कूटी सीज़ हो जाएगी। राइडर छोड़ के भाग जाएगा और क्या करेगा? बट सर उस स्कूटी से आप ट्रैक नहीं कर पाओगे कुछ भी हुँ, कि किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, क्या है, कहाँ से बना है। चाइना से सर चेसिस आता है उसका। हुँ, बॉडी चाइना से आती है। आप चाइना थोड़ी जाओगे पता करने कि किसने आपसे स्कूटी ली है। तो मेरा सर ये खुद एक सजेशन रहता था गवर्नमेंट को, जैसे सर पहले ई-रिक्शा ना विदाउट नंबर प्लेट आते थे, हुँ, बट एक रात में गवर्नमेंट ने रेगुलेशन ला दिए, सारे नंबर प्लेट वाले रिक्शाज़ आ गए। तो हमें गवर्नमेंट को चीज़ करनी चाहिए। हुँ, अब अदरवाइज़ हर एक बंदा स्कूटी लेके खड़ा हो जाता है। बट आगे क्या? कल हुँ। को कुछ हो जाए रोड पे किसी को ठोक दे, तो ये प्रॉब्लम है सर। ई-रिक्शा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अब अभी तो थोड़ा कम हो गया, जैसे अपने वाले रेगुलेशंस आ गए। हर गली में मैंने देखा है कि एक ईवी ईवी या ई-रिक्शा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई है, सब ही बना रहे हैं। तो एग्ज़ैक्टली में वो कैसे हो रहा है? और अभी स्कूटी की भी बात करूँ तो बॉडी बहुत कमज़ोर है, अगर आप एक लात मारो तो वहाँ से वो वैसे ही ढह जाएगी। जैसे आपने बोला किसी के लाइट्स नहीं है, मोस्टली मैंने देखा है। या पहले मुझे लगता था कि वो लाइट्स ऑफ करके ही चला रहा था, बट देन आई रियलाइज़ कि नहीं, मोस्टली 90% ऑफ स्कूटीज़ मैंने ऐसे ही देखी हैं। बस ऐसा है कि बस स्ट्रक्चर है, आपको एक गाड़ी दे दी, बस चलते रहो, दौड़ते रहो। खटारा हो चुकी है बिल्कुल। तो वो क्यों होता है और एग्ज़ैक्ट रीज़न क्या है? और बैटरी का बारे में बताओ कि जो बैटरी जो कंपनीज़ अभी जो करंट सिनेरियो में है यूज़ कर रही हैं, और कैसी बैटरीज़ एग्ज़ैक्टली में हमें यूज़ करनी चाहिए जो लॉन्ग लास्टिंग हो? आज के टाइम में एनसीआर में लोग 10 बाई 12 का एक रूम लेते हैं और उसको बोलते हैं असेंबली यूनिट। हुँ, वहाँ पे ई-रिक्शा के पार्ट्स खोल के रखते हैं और स्क्रू से टाइट करने लग जाते हैं, बोलते हैं कि ये तो ये हमारी कंपनी का ही बनाया हुआ है। हुँ, और आप उनसे पूछोगे कहाँ बनाया है? ये तो देखो यहीं तो बनाया है हमने। तो ये बहुत बड़ा पंगा है एक। सर मैं तो ये हर एक कस्टमर को सजेस्ट करता हूँ कि आप प्रॉपर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ही लो, क्योंकि वो ज़िम्मेदारी लेते हैं। हुँ, सर उनके पास इतना फंड रहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो ये नहीं बोलेंगे कि भाई चाइना से माल आया है। हुँ, क्योंकि उनको भी एक अपनी रेपुटेशन, सर मैं बताता हूँ, मैंने नीचे लिख दो देखी थी स्कूटी ली। हमारी स्कूटी में क्या था कि पार्ट्स खराब होने लगे थे। उन्होंने लोकल माल चिपकाया था, बैटरी भी लोकल चिपकाई थी। हुँ, आपको पता है इनिशियली सर झेलना पड़ता है। तो वो मुझे कहने लग गए कि सर पहले तो बोल रहे थे कि वारंटी मिलेगी आपको। बाद में बोलने लगे कि सर चाइना से आया है माल, आप भेजोगे, मैं भेजूँगा, सब आएगा। मैंने कहा भाई छोड़ दे, समझ गया मैं। तो ये बहुत बड़ा पंगा है। सर ई-रिक्शा एक बहुत अच्छा सेगमेंट है। उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा ही लोगों को उससे बेनिफिट मिला है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत कम प्राइस में, हुँ। प्लस एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ी है सर। आज टाइम में एक मैं इसको अच्छा मानता हूँ। लोगों के पास ऑप्शन भी तो नहीं है, करेंगे क्या? हुँ। एजुकेशन नहीं है तो ऑब्वियसली उनको या तो राइडर बनना पड़ रहा है या तो रिक्शा चलाना पड़ रहा है। एग्ज़ैक्टली में ऑप्शंस भी तो नहीं है मुझे लगता है लोगों के पास। सर ई-रिक्शा देखिए चलाने में कोई खराबी नहीं है। बट द थिंग इज़ वो जिस वे में चला रहे हैं, जिस तरह से चला रहे हैं उसमें खराबी है। हुँ, मतलब हमारे पर्सपेक्टिव हमारे माइंड में कट जो लगता है रोड पे कहीं से निकालो, हमारे माइंड में क्या रहता है कि अगर नहीं पड़ रहा तो भाई तू ई-रिक्शा चला ले या तो डिलीवरी बॉय बन जा। टेम्पो सर चला ले। वही हम बदलना चाह रहे हैं।
कि अगर हमारी कंपनी में इंटरव्यू दो और हम ई रिक्शा भी सर लॉन्च करेंगे, अभी नहीं, हमारे प्लान्स हैं आगे थ्री व्हीलर सेगमेंट में भी, हम्म तो इस फील्ड को भी सर हम थोड़ा बेटर करेंगे। एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, लास्ट में ये पूछना चाहूंगा कि चाहे वो ई रिक्शा हो, चाहे वो ईवी बाइक्स हों, स्कूटीज हों, चाहे हमारा फोन हो, देखो हम कितनी भी भारत भारत बोल रहे हैं, तो अल्टीमेट ट्रूथ इज कि सब बनता चाइना में है या किसी और देश में, हम बस असेंबल करते हैं कहीं ना कहीं। और 19 आई बिलीव 90% ऑफ द थिंग्स आर हैपनिंग इन द सेम वे। तो हम कब वो दिन देख पाएंगे इंडिया में कि हम सारी चीज़ें खुद बनाएं और वो उस प्राइस पॉइंट पे बनाएं, वो क्वालिटी दे जो हर देश देना चाहिए। चाहे वो आईफोन की बात करो, चाहे मैंने ये घड़ी पहनी है, चाहे आपके पास जो फ़ोन है, मेरे पास जो फ़ोन है, हर चीज़ इंडिया में तो कुछ है ही नहीं। बस हम, इंडिया इज़ अ जस्ट मार्केट टू सेल एनीथिंग, बस इंडिया जाओ अपना धंधा बेचो कुछ भी है। तो वो हम इंडिया में कब कर पाएँगे? सर ये चीज़ बहुत जल्दी होगी और इंडिया एक सुपर पावर बनने जा रहा है। धीरे-धीरे बन भी चुका है। अभी आप अगर इस बार दिवाली का अगर डेटा देखेंगे तो चाइना को बहुत लॉस हुआ है हमारी वज़ह से। हुँ। तो छोटी से छोटी चीज़ अब इंडिया में बन रही हैं। अच्छा, 5 साल में कितनी स्कूटी बनाओगे इंडिया में? सर 5 साल में मैं तो सर मेरा जो टारगेट अभी इनिशियली है, मतलब जिस लेवल में मैं अभी हूँ मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। मैं हर साल 1000 स्कूटी बनाऊँगा। हुँ। अब आगे सर मैं ग्रो करूँगा तो मेरे नंबर्स भी बढ़ेंगे ऑब्वियसली। तो मैं क्या पता मैं 5 साल में सर 50,000 बनाऊँ, बट अभी के हिसाब से मैं 5 साल में एटलीस्ट 5,000 10,000 स्कूटीज़ बनाऊँगा और लोगों के घर-घर तक पहुँचाऊँगा। सर मैं ये खुद चाहता हूँ कि हमारा इंडिया बहुत ही बेटर बने। हम क्यों चाइना से कंपेयर करते हैं सर? हमें चाइना से कंपेयर करना ही नहीं है, बल्कि उसको हमसे इम्पोर्ट कराना चाहिए कि भाई इंडिया से आप मँगाओ। सस्ती क्वालिटी के ऊपर सर अब इंडियन नहीं भागते हैं, ये पुराना पर्सपेक्टिव था। अब इंडियन अच्छा लेते हैं।